जरूर, मैं आपको समया सबका आता है विषय पर एक लंबी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था और उसे बचपन से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। गांव के जमींदार कालू सिंह बहुत अमीर और घमंडी थे। वे हमेशा रमेश और उसके परिवार का अपमान करते थे। रमेश चुपचाप सब सह लेता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह बात खटकती थी कि कब उसका भी अच्छा समय आएगा। गांव में अक्सर सूखा पड़ता था, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती थीं। एक बार ऐसा ही हुआ और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कालू सिंह के गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन उन्होंने किसी गरीब की मदद नहीं की, बल्कि अनाज के दाम और बढ़ा दिए। रमेश और उसके परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। एक रात रमेश गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठा था। वह बहुत निराश था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। तभी उसे मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा तो एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और रमेश को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने रमेश से उसकी परेशानी पूछी। रमेश ने अपनी सारी व्यथा साधु को सुनाई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। समय हमेशा बदलता रहता है। आज जो गरीब है कल अमीर हो सकता है, और आज जो घमंडी है कल उसकी भी हालत बुरी हो सकती है। कर्म करते रहो और सही समय का इंतजार करो। साधु की बातों से रमेश को थोड़ी शांति मिली। वह वापस घर लौटा और फिर से अपने काम में जुट गया। उसने खेतों में मजदूरी करना जारी रखा और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगा। कई साल बीत गए। गांव में हालात बदलते रहे। एक बार कालू सिंह के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उनकी जमीनें बिक गईं और उनकी सारी शान शौकत मिट्टी में मिल गई। धीरे धीरे वे गरीब होते चले गए। उधर रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वह गांव का एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन रमेश ने देखा कि कालू सिंह गांव की गलियों में भीख मांग रहे हैं। उनकी हालत बहुत बुरी थी। रमेश को उस समय कालू सिंह के बुरे बर्ताव याद आए, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। उसने कालू सिंह को अपने पास बुलाया और उन्हें भोजन और कपड़े दिए। कालू सिंह रमेश को पहचान नहीं पाए। रमेश ने अपना परिचय दिया तो कालू सिंह शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने रमेश से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। रमेश ने कहा, कालू सिंह जी, उस समय मेरा बुरा समय था और आज आपका समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, खासकर यह कि कभी भी किसी गरीब और कमजोर का अपमान नहीं करना चाहिए। रमेश ने कालू सिंह की मदद की और उन्हें अपने यहां काम पर रख लिया। कालू सिंह ने ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समय हमेशा बदलता रहता है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बुरे समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अच्छे समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए। समया सबका आता है, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जरूर, यहां समया सबका आता है विषय पर एक और कहानी है। किसी बड़े शहर में दो दोस्त रहते थे, विक्रम और आदित्य। विक्रम एक अमीर परिवार से था और उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। वह हमेशा आदित्य, जो कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, का मजाक उड़ाता रहता था। आदित्य शांत स्वभाव का था और विक्रम की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह अपनी पढ़ाई और अपने काम में लगा रहता था। विक्रम हमेशा महंगी गाड़ियों में घूमता, बड़े बड़े होटलों में खाना खाता और हर किसी पर अपनी धौंस जमाता था। वह मानता था कि दुनिया में सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों का ही महत्व है। आदित्य अपनी पुरानी साइकिल से कॉलेज जाता और एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था, ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। एक दिन विक्रम के पिता के व्यापार में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनकी सारी संपत्ति बिक गई और वे रातों रात गरीब हो गए। विक्रम, जिसने कभी मुश्किलों का सामना नहीं किया था, इस बदलाव को सह नहीं पाया। उसके सारे दोस्त, जो उसकी अमीरी के कारण उसके आसपास घूमते थे, अब उससे दूर हो गए। उसके पास रहने के लिए भी ठीक से जगह नहीं थी और खाने के लिए पैसे नहीं थे। उधर
आदित्य अपनी मेहनत और लगन से अपनी कंपनी में तरक्की कर रहा था। उसकी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण ने उसे जल्द ही एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया था। अब वह एक आरामदायक जीवन जी रहा था और उसने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। एक दिन आदित्य सड़क पर जा रहा था तो उसने देखा कि विक्रम एक बेंच पर उदास बैठा है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। आदित्य को उसे इस हालत में देखकर दुख हुआ। वह उसके पास गया और पूछा, विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? विक्रम ने आदित्य को पहचाना और शर्म से अपनी आंखें झुका ली। उसने अपनी सारी कहानी आदित्य को बताई। आदित्य ने उसे ध्यान से सुना और कहा, विक्रम, मैंने हमेशा सुना था कि समय सबका बदलता है। आज तुम्हारा बुरा समय है, लेकिन हिम्मत मत हारो। आदित्य ने विक्रम को अपने घर चलने के लिए कहा। उसने उसे खाना खिलाया और रहने के लिए एक कमरा दिया। विक्रम को अपनी पिछली बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने कभी आदित्य का अपमान किया था। आदित्य ने विक्रम को सहारा दिया और उसे अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी। विक्रम ने भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने आदित्य से माफी मांगी और कहा कि आज उसे समझ में आया कि जीवन में धन और शक्ति ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ सालों बाद विक्रम ने अपनी मेहनत से फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन इस बार उसमें घमंड नहीं था। उसने बुरे समय का अनुभव किया था और वह जानता था कि समय कभी भी बदल सकता है। वह हमेशा आदित्य का आभारी रहा, जिसने उसकी मुश्किल समय में मदद की थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अच्छे समय पर घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों के साथ हमेशा विनम्र और दयालु व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। समय सबका आता है, यह एक अटल सत्य है। जरूर मैं आपको समय सबका आता है विषय पर एक और लंबी कहानी सुनाता हूं। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, सूरज और पवन। सूरज गांव के जमींदार का बेटा था, जबकि पवन एक गरीब किसान का बेटा था। सूरज बचपन से ही घमंडी और लापरवाह था, क्योंकि उसे अपने पिता की संपत्ति का भरोसा था। वह हमेशा पवन और अन्य गरीब बच्चों का मजाक उड़ाता था। पवन मेहनती और समझदार था, लेकिन वह सूरज के बुरे बर्ताव से दुखी रहता था। गांव में अक्सर धार्मिक कार्यक्रम होते रहते थे। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। सूरज अपने दोस्तों के साथ महंगी गाड़ियों में घूम रहा था और खूब पैसे उड़ा रहा था। उसने पवन को देखा, जो मेले में एक छोटी सी दुकान पर मिट्टी के खिलौने बेच रहा था। सूरज ने पवन का उपहास किया और उसके खिलौनों को घटिया बताया। पवन ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और अपना काम करता रहा। समय बीतता गया। सूरज अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और बुरी आदतों का शिकार हो गया। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे जमींदार की संपत्ति कम होने लगी, क्योंकि सूरज के गलत खर्चों और लापरवाही के कारण व्यापार में नुकसान होने लगा था। दूसरी ओर पवन ने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसने अपनी ईमानदारी और लगन से कंपनी में तरक्की की और कुछ ही सालों में वह एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधार दी। एक दिन पवन अपने गांव लौटा। उसने देखा कि हाँ, यह बिल्कुल सच है कि समय सबका आता है। यह एक गहरा सत्य है जो जीवन के उतार चढ़ावों को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि किसी का भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो खुशहाल और समृद्ध है, कल उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और आज जो दुखी और गरीब है, कल उसकी किस्मत भी बदल सकती है। यह विचार हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। धैर्य। बुरे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय जरूर आएगा। विनम्रता। अच्छे समय में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा नहीं रहेगा। सहानुभूति। हमें दूसरों के सुख दुख को समझना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी पलट सकता है। कर्म। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही अंततः
हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों तक हर जगह लागू होता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां शक्तिशाली साम्राज्य ढह गए और साधारण लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे। संक्षेप में, समय सबका आता है हमें जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता को स्वीकार करने और हर परिस्थिति में संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। जरूर मैं आपको समय सबका आता है विषय पर एक लंबी कहानी सुनाता हूं। एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुरी था। इस राज्य के राजा महाराजा वीरेंद्र एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उनका एक छोटा भाई था, राजकुमार रणधीर, जो स्वभाव से बहुत ही आलसी और विलासी था। रणधीर को शिकार खेलने, नाच गाने और भोग विलास में ही रुचि थी। वह राजकाज में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और अक्सर अपने बड़े भाई का अपमान भी करता था। महाराजा वीरेंद्र ने कई बार रणधीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के मंत्री और दरबारी भी रणधीर के व्यवहार से परेशान थे, लेकिन वे राजा के डर से कुछ कह नहीं पाते थे। प्रजा भी राजकुमार के इस रवैये से नाखुश थी। समय बीतता गया। महाराजा वीरेंद्र बूढ़े हो चले थे और उन्हें कोई पुत्र नहीं था। उत्तराधिकार का प्रश्न उठने लगा। स्वाभाविक रूप से राजकुमार रणधीर ही अगले राजा के दावेदार थे, लेकिन उनकी अयोग्यता को देखकर प्रजा और दरबारियों में चिंता फैल गई। राज्य में एक बुद्धिमान और अनुभवी मंत्री थे जिनका नाम पंडित विश्वनाथ था। वे महाराजा वीरेंद्र के बहुत विश्वास पात्र थे। पंडित विश्वनाथ ने महाराजा से अकेले में बात की और उन्हें सलाह दी कि वे उत्तराधिकारी का चुनाव गुणों और योग्यता के आधार पर करें, न कि केवल रक्त संबंध के आधार पर। महाराजा वीरेंद्र भी इस बात को समझते थे, लेकिन वे अपने भाई के प्रति स्नेह के कारण कोई कठोर निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने स्वर्णपुरी पर आक्रमण कर दिया। महाराजा वीरेंद्र अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे। राजकुमार रणधीर डर के मारे महल में छिप गया। ऐसी संकट की स्थिति में पंडित विश्वनाथ ने आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से शत्रु सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में राज्य के कई साधारण नागरिक और सैनिक भी वीरता से लड़े और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की रक्षा की। युद्ध जीतने के बाद पंडित विश्वनाथ ने प्रजा और दरबारियों की एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी को बताया कि राजकुमार रणधीर युद्ध के समय डरपोक साबित हुए और उन्होंने राज्य की रक्षा में कोई योगदान नहीं दिया।